दिल्ली में बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग, जिसमें अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर चर्चा चल रही है। इस बैठक में खुद गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। इसके अलावा बिहार बीजेपी के तमाम बड़े नेता बैठक में शामिल हुए। बिहार के लिए जिम्मेदार पार्टी पदाधिकारी भी इस वक्त बैठक में शामिल हैं। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, विनोद तावड़े, दिलीप जायसवाल, राधा मोहन सिंह और सम्राट चौधरी समेत कई वरिष्ठ नेता यहां पर इस वक्त मौजूद हैं। बैठक का मुख्य एजेंडा बिहार में एनडीए उम्मीदवारों की सीट शेयरिंग और आगामी चुनावी रणनीति है। बीजेपी नेता सुरेश कुमार शर्मा ने कहा है कि बिहार के सभी एनडीए उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा यहां पर चल रही है। संभव है कि ये नाम 1 या 2 दिन में घोषित किए जा सकते हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि यह सब केवल कल्पना हो सकती है। क्या उनके पास 2 से 3 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देने की क्षमता है? यह सिर्फ लोगों को गुमराह करने की कोशिश है। बैठक के दौरान एनडीए की रणनीति, उम्मीदवारों की सूची और चुनाव प्रचार की तैयारियों पर भी विस्तार से चर्चा की जा रही है। पार्टी नेताओं का दावा है कि सीट शेयरिंग और उम्मीदवार चयन में कोई भी विवाद नहीं है और सभी घटक दल सहयोगी हैं। बैठक के बाद ही बिहार में एनडीए उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा होने की संभावना है, जो आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की ताकत और चुनावी समीकरण को स्पष्ट करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को बड़ी सौगात दी है। कृषि क्षेत्र के लिए करीब 35,440 करोड़ रुपए की 2 अहम योजनाओं की शुरुआत की, जिसमें करीब 24,000 करोड़ रुपए की धन धान्य कृषि योजना की भी शुरुआत की गई। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने लोकनायक जयप्रकाश की जयंती के अवसर पर जेपी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत सरकार देश के 100 जिलों में कृषि उत्पादन को बढ़ाने, किसानों को कर्ज देने, सिंचाई और फसलों में विविधता और फसल प्रबंधन को बेहतर करने का लक्ष्य तय किया गया है। हालांकि यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दालों को लेकर भी कई बड़ी बातों का जिक्र किया। कहा, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 6 वर्षीय मिशन योजना की भी शुरुआत की है। ये योजना 11,440 करोड़ रुपए की है। करीब 3,650 करोड़ रुपए की लागत से कृषि आधारभूत ढांचा फंड योजना की शुरुआत की गई है। पशुपालन के लिए 17 अलग अलग कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, जिनके लिए करीब 1166 करोड़ रुपए भी जारी किए गए हैं। बीते 11 वर्षों में भारत का कृषि निर्यात करीब करीब 2 गुना हो गया। अनाज उत्पादन पहले जो होता था करीब करीब 900 लाख मैट्रिक टन और बढ़ गया। फल और सब्जियों का उत्पादन 640 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा बढ़ गया। आज दूध उत्पादन में हम दुनिया में नंबर 1 है। भारत दुनिया का दूसरा बड़ा फिश प्रोड्यूसर है। भारत में शहद उत्पादन भी 2014 की तुलना में 2 गुना हो गया है। अंडे का उत्पादन भी बीते 11 वर्षों में डबल हो गया है। इस दौरान देश में 6 बड़ी फर्टिलाइजर फैक्ट्रियां बनाई गई हैं। 25 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को मिले हैं। 100 लाख हेक्टेयर में सूक्ष्म सिंचाई की सुविधा पहुंची है। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मत्स्य पालन योजना के लिए भी करीब 693 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। फूड प्रोसेसिंग उद्योग को बढ़ावा देने के लिए करीब 800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार किसानों के बीच प्राकृतिक खेती को लोकप्रिय करने के लिए भी योजना चला रही है। और इतना ही नहीं, विशेष कृषि कार्यक्रम में हिस्सा लेने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न किसानों से मुलाकात की, उनसे कृषि क्षेत्र की चुनौतियों और इस क्षेत्र में हो रहे सकारात्मक बदलावों पर चर्चा भी की। कृषि योजनाओं के लॉन्च के बाद अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि आज 11 अक्टूबर का बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज भारत माता की 2 महान रत्नों की जयंती है, जिन्होंने इतिहास रचा। भारत रत्न जयप्रकाश नारायण और भारत रत्न नानाजी देशमुख, ये दोनों महान सपूत ग्रामीण भारत की आवाज थे। लोकतांत्रिक क्रांति के अग्रदूत थे। वे किसानों और गरीबों के लिए कल्याण के लिए हमेशा समर्पित थे। आज इस ऐतिहासिक दिन पर देश की आत्मनिर्भरता और किसानों के कल्याण के लिए 2 महत्वपूर्ण नई योजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है।
कालीन नगरी भदोही एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में है, क्योंकि विश्व स्तर पर भारतीय हैंडमेड कालीन की पहचान को सशक्त बनाने वाले 49th इंडिया कारपेट एक्सपो का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। 4 दिवसीय ये आयोजन कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की तरफ से इंडिया एक्सपो मार्ट परिसर में शुरू हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बुनकरों और उद्यमियों से संवाद किया, उनकी समस्याएं जानी और केंद्र और साथ ही राज्य सरकार की योजनाओं के लाभ से उन्हें अवगत भी कराया। कार्यक्रम में अमेरिकी टैरिफ की चुनौतियों को लेकर बेल आउट पैकेज की आस लगाए निर्यातकों को निराश होना पड़ा। सीएम फिलहाल किसी भी तरह के बेल आउट पैकेज की घोषणा उन्होंने हालांकि नहीं किया। हालांकि जरूर कहा गया कि केंद्र और प्रदेश सरकार निर्यातकों को इस मझधार से निकालने के लिए कई बिंदुओं पर काम जरूर कर रही है। चुनौती होती है तो आपके लिए नए अवसर प्रदान करती है, और उस नए अवसर के लिए आपको अपने आप को तैयार रखना होगा। वो नया अवसर आपके लिए है जो आप भारत सरकार ने तेजी के साथ रिफॉर्म करने प्रारंभ किए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभी शारदीय नवरात्रि के पहले दिन टैरिफ रिफॉर्म की घोषणा न केवल करके बल्कि उसे इंप्लीमेंट भी किया गया। आज आपने देखा होगा जो रॉ मटेरियल में पहले आपको जीएसटी 12 से 18% देना होता था, आज उसको भी 5% तक लाने के लिए सरकार ने कार्रवाई को आगे बढ़ाया। कारपेट पे कोई भी नया जीएसटी, कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया, बल्कि आप नए रास्ते आपके लिए खोलने की तैयारी है। यूएई के साथ, यूके के साथ जो नया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं, ये सभी आपको आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने वाले इस उद्योग की बेहतरी को लेकर तमाम प्रयास हो रहे हैं, जिसमें ओडीओपी में कालीन को शामिल कर इससे जुड़े लोगों को प्रोत्साहित किया। यहाँ हैंडमेड कारपेट यहाँ की ताकत है और इस कालीन मेले से उद्यमियों को नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। इंडिपेंडेंट कमेटी मैंने बनाई थी जिन्होंने मुझे रिपोर्ट दी थी कि हां, भदोही में कालीन का क्लस्टर है, उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही हम मुरादाबाद में ब्राउस का है, आगरा और कानपुर में आएंगे लेदर का है, मेरठ में है, आपको स्पोर्ट्स आइटम वहां पे मिल सकती हैं। आप मुबारकपुर में जाएंगे तो वहां पर भी आपको अलग तरीके से कार्य मिलेगा, देखने को मिलेगा, और ढेर सारे लोग स्वतः रोजगार को सृजित करके स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर हैं। केवल गवर्नमेंट को थोड़ा सपोर्ट उनको करना है। तब हम लोगों ने प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद की अपनी योजना लागू की थी, जो आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से प्रदेश भर के उन सभी इकाइयों को पुनर्जीवित करने में मदद कर रहा है, जिनकी संख्या आज के दिन पर हमारे पास 96 लाख है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट आज के दिन पर उत्तर प्रदेश की ताकत बनी हुई है, और ये 96 लाख एमएसएमई यूनिट में हमारे पास 2 करोड़ से अधिक लोग सीधे सीधे रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भदोही, मिर्जापुर और वाराणसी देश के प्रमुख कारपेट क्लस्टर हैं, जिन्होंने न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश को वैश्विक पहचान दिलाई है। ये उद्योग लाखों परिवारों की आजीविका का आधार है। अब विदेशी खरीदार सीधे भदोही आते हैं और यहाँ के बुनकरों से संवाद करते हैं और यहीं से निर्यात के अनुबंध संपन्न होते हैं। ये भदोही के गौरव की बात है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुक्तकी देवबंद दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने दारुल उलूम के मोहतमिम मुफ्ती अब्दुल कासिम नोमानी मौलाना अरशद मदनी से मुलाकात की। मुक्तकी ने पूरे दारुल उलूम में जहां मस्जिद का दौरा किया। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि इस्तकबाल से वो काफ़ी खुश हैं। दारुल उलूम में इस समय अफगानिस्तान के 15 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। साल 2000 के बाद बनाए गए सख्त वीज़ा नियमों की वजह से अफगानिस्तान के छात्रों की तादाद जरूर कम हुई। विदेश मंत्री मुत्तकी ने देवबंद पहुंचकर इस्लामिक शिक्षा केंद्र की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा, देवबंद अफगानिस्तान और दक्षिण एशिया के लिए एक गहरा रूहानी केंद्र है। यहाँ के उलेमा से मिलने का उद्देश्य दोनों देशों के धार्मिक और सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत बनाना है। उन्होंने भविष्य में ज्यादा अफगानी छात्रों के यहाँ शिक्षा ग्रहण करने की भी उम्मीद जाहिर की। मुताकी ने कहा, दारुल उलूम के लोग और आसपास के इलाके के नागरिकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उनके मुताबिक यात्रा काफी सकारात्मक रही और मुझे आशा है कि भारत अफगानिस्तान के बीच संबंध पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होंगे।
उन्होंने देवबंद के विद्वानों और प्रशासन से उपयोगी चर्चाएं भी की। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफ़र है और उलमाए देवबंद, तलबाए देवबंद बल्कि सारे इलाके के लोग आया है। मैं इसके मशकूर हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा इस्तकबाल किया और उन्होंने ज़्यादा मेहमान नवाजी किया। ज़ाहिर है कि उलमा और तलबा के दरमियान वाबस्तगी बहुत तारीख़ी है, इसलिए हमें आप हज़रात और देवबंद का काबिरीन और इलाके के जो उलमा है, तलबा है और आवाम है, सबका मशकूर हूँ। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान ने मुत्तकी भारत के प्रमुख इस्लामी शिक्षण संस्थान दारुल उलूम पहुंचे तो यहां पर उन्होंने संस्था के मुहितमिम मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नेमानी से हदीस का सबक पढ़ा और उसे पढ़ाने की इजाजत दी। इजाजत मिलते ही उन्हें हदीस सनद की दी गई। सबक पढ़कर विदेश मंत्री के चेहरे पर खुशी आई और हदीस के सनद मिलते ही मुत्ताकी का नाम आधिकारिक रूप से बदल गया और अब ये मौलाना आमिर खान मुत्ताकी कासमी कहलाएंगे।